आगे। तो अब तक हमने अपना जो पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है 12वीं क्लास का ठोस अवस्था, तो उसमें अब तक हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, आज चौथा लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने कल जो तीसरे लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो मैं एक बार फिर से उसे बताने जा रहा हूँ। वो मैंने ऐसे ही कॉपी पे पढ़ा दिया था, तो लेकिन अब मैं बोर्ड पे ऐसे बताता हूँ तुम्हें क्या था हमने कल पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, निविड़ या संवृत्त संकुलित संरचनाएं। निविड़ या संवृत्त संकुलित संरचनाएं का मतलब क्या है कि गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, यानी कि गोलों को हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तो स्थान घेर सके और अधिक से अधिक घनत्व वाला हमें क्या प्राप्त हो, क्रिस्टल प्राप्त हो सके। तो वही क्या कहलाता है, निविड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलित संरचनाएं 3 में पढ़ेंगे। तो 1D में पढ़ेंगे हम, एक विमीय में निविड़ संकुलन करेंगे, द्विविमा में निविड़ संकुलन करेंगे और त्रिविमा में क्या पढ़ेंगे, निविड़ संकुलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक विमा में निविड़ संकुलन। तो एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, यदि मैं अवयवी कणों को यहाँ पर, एक बात और सुन लो, अवयवी कणों को यहाँ पर एक गोलों के रूप में क्या कर रखा है, दर्शाया गया है। ठीक है, और गोले भी कैसे लिए गए हैं, समान आकार के। यहाँ पे अवयवी कणों को एक ही आकार के कण माने गए हैं, जिन्हें गोलों के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक विमीय में क्या होता है, हम एक विमीय में एक गोले को दूसरे गोले के साथ स्पर्श करके एक सीधी रेखा में रख देते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाया, अरेंजमेंट एक विमीय में संकुलन कहलाया। इस प्रकार के संकुलन में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या होती है, वो कितनी होती है, 2। क्योंकि ये वाला गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को। कितनों कर रहा है, 2। तो इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, इसी प्रकार ये गोला भी इस गोले को स्पर्श कर रहा है, इस गोले को स्पर्श कर रहा है, तो इन सब की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, 2 होगी। समझ में आई बात। इसके बाद द्विविमीय में निविड़ संकुलन। द्विविमीय में निविड़ संकुलन क्या होता है, 2 प्रकार से निविड़ संकुलन करेंगे। एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन, एक है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। क्या है, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन, एक है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, यदि मैं ऐसी ही पंक्ति को, जैसे मैंने ये पंक्ति ले ली, ऐसी पंक्ति को इस प्रकार से रखूं, ऐसी बहुत सारी पंक्ति को इस प्रकार से रखो कि एक गोला जस्ट दूसरे गोले के ऊपर आए, एक गोला जस्ट दूसरे गोले के क्या है, ऊपर आए। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलित संरचना। इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि मैं पास स्थित 4 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, यदि मैं पास स्थित 4 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, तो मुझे एक क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। तो मुझे एक क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। जैसे कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ। और इसमें एक गोला, ये वाला गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है, ये वाला गोला 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई, इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, इसके बाद षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में अब की बार हमने इन पंक्तियों को इस प्रकार से रखा ताकि ये वाला इसका जो गैप है, ये वाला इनका गैप क्या हो जाए, थोड़ा भर जाए। ठीक है, इस प्रकार से रखते चले गए, इस प्रकार से, जिससे कि इनका गैप भर जाए। जैसे मैंने ये दिखा रखा है तुम्हें गैप भर के। तो इस प्रकार को का जो निविड़ संकुलन होगा उसे क्या बोलते हैं, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें षष्ठकोणीय क्यों बोलते हैं, यदि मैं पास स्थित 6 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, 6 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, तो मुझे एक षष्ठकोण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, षष्ठकोण। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, ये अधिक प्रभावशाली होता है, ये कम प्रभावशाली होता है। यानी कि ये अच्छा संकुलन है, ये अच्छा संकुलन नहीं है। उसका कारण क्या है कि इसमें जो इनके गोलों के बीच जो गैप है वो बहुत अधिक गैप है, इनके बीच में जो गोलों के गैप है वो बहुत ही कम गैप है। इसमें क्या है, बहुत ही कम गैप है। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें तो गोलों को इस प्रकार से अरेंज करना है कि अधिक से अधिक स्थान घेर सके और अधिक से अधिक घनत्व वाला क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त हो। कहने का मतलब है गोलों को इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो खाली स्थान है वो कम से कम बच जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये द्विविमा में हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो त्रिविमा में निविड़ संकुलन हम कैसे करेंगे, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, इस प्रकार की जो परतें बनाए ना, इस प्रकार की परतों से भी हम त्रिविमा बना सकते हैं और इस प्रकार की परतों से भी हम क्या बना सकते हैं, त्रिविमीय संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले में वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से क्या बना रहे हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय का मतलब है एक ये मेरे पास
परत है, इसी के ऊपर एक परत ऐसे रख दी, फिर रख दी, फिर रख दी, फिर रख दी, यानी कि इसी के ऊपर ऐसी बहुत सारी परत लो और एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाए। लेकिन वे परत रखनी किस प्रकार है कि इस प्रकार रखनी है कि दूसरी परत का गोला पहली परत के जस्ट ऊपर आए, इसी प्रकार से अगली जो परत रखेंगे उसका गोला भी इसके ऊपर आए, यानी कि हर एक गोला क्या आता रहे, ऊपर ही आता रहे। इस प्रकार से प्लेट रखनी है कि इस प्लेट का गोला और जो रख रहे हैं उसकी प्लेट के गोले क्या है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर आए। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रिस्टल जालक बनेगा उसे बोलते हैं घनीय, सरल घनीय, सरल घनीय जालक। इस प्रकार से यदि हम वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि एक प्लेट के सारे गोले दूसरी प्लेट के जस्ट क्या हो, नीचे हो, या दूसरी प्लेट के गोले जस्ट पहली प्लेट के क्या हो, नीचे हो, इस प्रकार से रखते चले जाए तो हमें क्या मिलता है, सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो ये सरल घनीय जालक की जो स्ट्रक्चर है वो अपने तीसरे लेक्चर में तुम्हें दिखा दी थी, वो इस पे पेज से पढ़ाया था मैंने, इस प्रकार के पेज से तुम्हें दिख भी रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे तुम, ये वाली है स्ट्रक्चर। तो ये इस प्रकार से हमें सरल घनीय जालक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परतों से अब इस प्रकार की परतों का यूज करेंगे और यूज करके क्या बनाओगे, त्रिविमीय जालक क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यानी कि षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परतों से क्या बनाना है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन हमें क्या करना है, बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऐसी बहुत सारी प्लेट लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना शुरू करेंगे। अब रखने का क्या तरीका है, अब इसमें दो प्रकार की रिक्तियां तुम्हें दिखाई गई हैं, एक ये वाली रिक्ति, एक ये वाली रिक्ति। इन रिक्ति को तो हमने बोल रखा है चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और ये जो ओ से दिखा रखा है ये है अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। अब ये दो प्रकार की रिक्ति है, जैसे ही मैं ऐसी ही प्लेट इसके ऊपर रखूंगा, जैसे ये प्लेट लेनी मैंने और ऐसी ही प्लेट एक और मैं इसके ऊपर रखने वाला हूं, तो वो जो प्लेट के गोले होंगे वो इस प्रकार रखेंगे कि इनकी रिक्तियां जो है ये भर जाए, या तो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति भर जाए या अष्टफलकीय रिक्ति भर जाए। लेकिन जब मैं इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखूंगा तो वो एक बार में एक ही प्रकार की रिक्ति भरेगी, वो एक बार में सारी रिक्ति नहीं भर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि अष्टफलकीय रिक्ति भी उसने भर दी, चतुष्फलकीय रिक्ति भी उसने भर दी, तो एक बार में क्या भरेगी, एक ही प्रकार की रिक्ति भरेगी। जैसे मैं एक इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख रहा हूँ, इसी प्रकार की क्या रख रहा हूँ, प्लेट रख रहा हूँ। जैसे मैं रख के दिखा दिया तुम्हें, इसी प्रकार की प्लेट रख के इस तरीके से दिखा दी, ये थोड़ा साफ नहीं चमकने का, तो इस प्रकार की मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक प्लेट रख के दिखा दी है। जैसे तुम्हें मैंने तीसरे लेक्चर में दिखा रखा है उसमें बना हुआ, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो ये बना रखा है, ये दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार की हमने क्या रखा, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के दिखा रखी है। ठीक है, इसके बाद हमने रखने के बाद क्या हुआ, अब क्या हो रहा है इसमें इस प्रकार से बना कि तीन गोले तो पहली प्लेट के और चौथा गोला क्या रखा गया उसके ऊपर दूसरी प्लेट का। तो ये जो चार गोले हैं ये क्या बनाते हैं आपस में मिलके चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तीन गोले पहली प्लेट के और एक गोला दूसरी प्लेट का जब इसके ऊपर रखा जाता है तो क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। जब हमने ये क्या करा, दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखी तो हमने एक बात ये देखी कि पहली प्लेट के तो तीन गोले और दूसरी प्लेट के तीन गोले इस तरीके से आए। इस तरीके से आने का मतलब क्या है, पहली प्लेट की जो रिक्ति थी और दूसरी प्लेट की जो रिक्ति थी वे क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या आ गए, ऊपर आ गई। तो उससे जो बना, उससे जो रिक्ति का निर्माण हुआ, इस वाली रिक्ति को क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, इसके बाद ये अष्टफलकीय होगी और चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में आपको पता लग गया। तो अब हमने क्या रख दी, दूसरी प्लेट तो रख दी, अब हमें क्या रखना है, इसके ऊपर तीसरी प्लेट रखनी है। अब तीसरी प्लेट क्या रखनी है, तीसरी प्लेट, दूसरी प्लेट में रख के दिखा दी। अब हमें क्या रखनी है, इसके ऊपर तीसरी प्लेट रखनी है। अब तीसरी प्लेट रखने के दो तरीके हैं, तीसरी प्लेट रखने के कौन से तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो हम तीसरी प्लेट को इस प्रकार रखें, ये तो पहली प्लेट इसे ए नाम दे दिया, ये दूसरी प्लेट इसे बी नाम दे दिया। अब तीसरी प्लेट रखनी है जिसे मैं क्या दे रहा हूँ, सी नाम। अब सी प्लेट को हम इस प्रकार रख सकते हैं कि वो सी प्लेट इस प्रकार रखी जाए कि सी प्लेट का प्रत्येक गोला
ए प्लेट के ऊपर आ जाए, सी प्लेट का प्रत्येक गोला ए प्लेट के ऊपर आ जाए, तो वो क्या होगा, जैसी ए ये है ऐसी ए ये होगी, क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होगा उसे बोलते हैं HCP। कहने का मतलब है यदि मैं तीसरी प्लेट इस प्रकार रखूं कि तीसरी प्लेट का प्रत्येक गोला पहली प्लेट के ऊपर आ जाए, तो उस प्रकार से जो बना संकुलन होगा उसे बोलते हैं HCP। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये मेरे पास ए प्लेट थी, मैंने फिर रखी बी प्लेट और फिर मैंने रखी सी प्लेट, तो ए प्लेट का प्रत्येक गोला क्या आएगा, सी प्लेट के ऊपर आएगा। अगर मैं इन सब गोलों को इस तरीके से मिला के तुम्हें दिखा दूं तो क्या आएगा, प्रत्येक गोला क्या आएगा, हर गोले के ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, HCP संकुलन। HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षष्टकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसके बाद इसकी में एक और बात है, उपसय संयोजन संख्या। इस प्रकार के संकुलन में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो होती है 12। 12 किस तरीके से होती है भाई, देखो ये एक गोला है, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 3 गोले जस्ट इस गोले के ऊपर रखे जाएंगे, ये 3 गोले क्या आएंगे, इसके ऊपर रखे जाएंगे, तो 3 ने टच कर दिया, कितने होंगे 9, और 3 गोले क्या होंगे भाई, नीचे भी तो होंगे, 3 गोले क्या होंगे, नीचे होंगे, तो ये 3 गोले नीचे से इस वाले गोले को टच करेंगे, तो टोटल कितने गोले होंगे, 12 गोले होंगे। कितने गोले होंगे, 12 गोले। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है CCP। CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है इसका मतलब, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब है अब की बार हमने क्या करा, अब की बार हमने ए प्लेट रखी थी, बी प्लेट रखी थी, ए और बी प्लेट तो रख ली, अब की बार हम सी प्लेट रख रहे हैं। कौन सी रख रहे हैं, सी प्लेट। और सी प्लेट को इस प्रकार रख रहे हैं क्योंकि हमने क्या बताया, जो बी प्लेट है, बी प्लेट का प्रत्येक गोला केवल चतुष्फलकीय रिक्ति को भर रहा था। अब की बार हमने सी प्लेट इस प्रकार से रखी कि इसका प्रत्येक गोला किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को। किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को, अष्टफलकीय रिक्ति को, किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को। यदि हम तीसरी प्लेट इस प्रकार रखते हैं दूसरी प्लेट के ऊपर कि केवल वो प्लेट के प्रत्येक यानी कि तीसरी प्लेट का प्रत्येक गोला केवल अष्टफलकीय रिक्तियों को ही भरे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, संकुलन। कौन सा संकुलन प्राप्त होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है भाई, घनीय निविड़ संकुलन, घनीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। ये क्या प्राप्त होगा हमें, घनीय निविड़ संकुलन। जैसे तुम्हें दिखा रखी है, ए प्रकार की प्लेट है, बी प्रकार की अलग टाइप की प्लेट है और सी अलग टाइप की प्लेट है। कहने का मतलब ए तो ये होगी, इसमें क्या है, बी प्लेट कैसी है, 2 गोले ऊपर 1 गोला नीचे, सी प्लेट कैसी है, 2 गोले नीचे 1 गोला ऊपर, तो तीनों प्लेट क्या है, अलग अलग है। और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी सी, फिर इसके बाद ए, यानी कि जो चौथी प्लेट रखी जाएगी वो सेम किसके जैसी होगी, पहली प्लेट के जैसी होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी सी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, ए के बाद बी आई, बी के बाद क्या आया, ए, सी क्या आया, जो सी तीसरी प्लेट थी वो कैसी थी, ए के जैसी थी, यानी कि ए बी ए, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ये बी सी व्यवस्था। अब इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, HCP में 12 होता है। अब इसमें बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब इसके बाद कौन सी प्लेट आएगी, ये वाली प्लेट, ये, फिर इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली प्लेट, ये ऐसे चलता रहेगा। तो कितने, इस गोले से कितने गोले टच है, 1 2 3 4 5 6 गोले टच। ये 3 गोले नीचे से टच करेंगे, इस वाले गोले को नीचे से टच करेंगे, ये 3 गोले ऊपर से टच करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12। तो इसकी भी जो उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 ही होती है। समझ में आई बात। तो ये जो मैंने कल पढ़ाया था, जो मैंने तीसरा लेक्चर डाला था, ये उसमें था। ठीक है, ये मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया है। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो भी मैंने बताया था, संकुलन क्षमता। ठीक है, क्या है, संकुलन क्षमता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध स्थान का, क्रिस्टलीय कोई भी क्रिस्टलीय जालक होगा उसमें उपलब्ध कुल स्थान का
वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास स्थान है, उसमें क्या भरे दिए हमने? अवयवी कण को लगा दिए, तो उस स्थान का अवयवी कण कितना प्रतिशत स्थान घेर रहे हैं, वही क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो हमें संकुलन क्षमता जो निकालनी है वो किस में निकालनी है? सीसीपी या एफसीसी। एक बात और सुन लो, सीसीपी और एफसीसी एक ही बात होती है, इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है वो सब कुछ एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो सीसीपी कहे चाहे एफसीसी कहे वो एक ही बात है। सीसीपी या एफसीसी एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो एक बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि सीसीपी में हमने पढ़ा था कि सीसीपी एकक कोशिका किस प्रकार की एकक कोशिका होती है, इस प्रकार की। उसमें क्या होता है? अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, और किन पे होते हैं भाई? फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। किन पे होते हैं? 6 के 6 फलकों के केंद्र में भी होते हैं। तो ये तो दिखाने का तरीका था, समझाने का तरीका था, लेकिन ये अवयवी कण जो मैंने इतनी दूर दूर दिखाए हैं वे इतनी दूर दूर नहीं होते हैं। वे किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि यो अवयवी कण और ये फलक का अवयवी कण और ये वाला कण, ये आपस में क्या होते हैं? टच होते हैं। जैसे मैंने ये इसमें दिखा रखा है, ये इस कॉर्नर पे रखा है ये अवयवी कण, ये इस कॉर्नर पे रखा है और ये फलक में। तो इस प्रकार से क्या होती है? जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। ये तो समझाने का तरीका था कि भाई फलक पे हमने इस तरीके से कड़ियाँ दिखा दी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हम जानते हैं एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं। एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं? 4। हमने पढ़ रखा है पहले ही, क्या पढ़ रखा है? 4 एटम। ठीक है, और संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निकालने का, प्रति एक गोले द्वारा घेरा गया स्थान, वो घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन गुना 100। ये क्या होता है? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यही यहाँ काम करने वाले हैं। हमने मान लिया कि ये जो एकक कोशिका है इसकी कोर की लंबाई कितनी मान ली? ए मान ली। यानी कि जितनी भी ये कोर है इन सब की लंबाई कितनी है? ए है। समझ में आई ना? कितनी मान ली? ए। तो हम क्या काम करेंगे? हम ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो ये त्रिभुज में क्या लगाएंगे? त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कर लिया? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण कितना है? ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो देखो ए सी क्या होगी? देखो ए सी दिखा रखी है, इसकी ये त्रिज्या r, और ये तो गोला पूरा का पूरा इस लाइन पे है, तो इसकी कितनी होगी? 2r, और इसकी कितनी होगी? r। तो कितने r हो गए? 1r 2r और 3। एक कितना? 1 2 3 और 1 4। तो टोटल कितने r हो गए यहाँ से यहाँ तक के? 4r। तो कितना हो गया? ए सी का मान कितना हो गया? 4r का होल स्क्वायर। और ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए ये कोर है, तो कितना? ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? ए स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इससे कितना वर्ग कट गया? 8 वर्ग। तो 8r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? a स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता लग गया r स्क्वायर बराबर या a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 8r स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? 8। या इसे लिख दो कि कितना आ गया? √r स्क्वायर। एक यहाँ से एक क्या निकल गया? ए का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आई बात? ए का मान हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब आगे का क्या काम है देखें। अब हमें फॉर्मूला पता है संकुलन क्षमता का। क्या संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पता है? संकुलन क्षमता में क्या करनी है? निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई? इस एकक कोशिका में जितने भी अवयवी कण होंगे, हमें क्या पता है? प्रत्येक गोले, अवयवी कण का मतलब गोले से ही है कि इस एकक कोशिका में जितने भी गोले होंगे उन सब का आयतन को भाग दे देना है। किससे? एकक कोशिका के आयतन से क्या कर देना है? भाग दे देना है। और गुना क्या कर देना है? 100 कर देना है। 100 करने में क्या निकल देगी? संकुलन क्षमता। तो हमें पता है कि इस एकक कोशिका में कितने अवयवी कण होते हैं? 4। ये हमने पढ़ लिया भाई। एफसीसी है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये क्या मान रखे हैं हमने? गोले तो मान रखे हैं। और गोलों का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब। समझ में आए ना? तो एक गोले का आयतन कितना होता है? इतना। और इसमें कितने गोले पाए जाते हैं? 4। और बटा किससे भाग देनी है? एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का आयतन कितना होता है? 1/3। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? 4 गुना 4/3 गुना पाई r⁻3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम किसका मान रख देंगे? ए का मान रख देंगे। ए का मान और थोड़ा अच्छा करके लिख लो, कितना हो जाएगा भाई? √8r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिया? ए का मान रख दिया। ए का मान क्या रख दिया? यहाँ पे √r 8 और r का क्या कर दिया? क्यूब।
यहाँ से क्या रख दिया, ए का मान यहाँ पे रख दिया और गुना क्या करा 100, यहाँ भी गुना क्या करा 100। ठीक है, इसके बाद क्या करा, इन सब के क्या कर दी 4 गुना 4/3 पाई r क्यूब बटा 8r क्यूब। 8 का क्या रहा यहाँ पे क्यूब अलग रहा और गुना 100, तो r क्यूब से r क्यूब कट गया। जैसे ही इसे हम हल करेंगे आगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 74%, यानी कि 74 क्या आ जाएगा परसेंट इसकी क्या निकल जाएगी संकुलन क्षमता। से हल कर लेना आप तो यही आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूँ भाई, ये है हमारी सीसीपी या एफसीसी की बात एक ही है। हमने पढ़ रखा है कि इसके फलक पे भी होते हैं और कॉर्नर पे भी होते हैं। ठीक है, तो जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये गोले कॉर्नर वाले और फलक वाले आपस में क्या करते हैं टच कर लेते हैं। ठीक है, टच करते हैं। तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है प्रति गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन। हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है पाई r क्यूब। और इन गोले की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है r मान रखी है पहले से। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इस ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज ये कोर है इसकी, और ये कोर की लंबाई कितनी मान रखी है a, कितनी मान रखी है a। ये भी कोर की लंबाई, ये भी सब सेम होगी। इस कोर की लंबाई भी कितनी मान रखी है a। ये क्या हो गया इसका कर्ण हो गया, कर्ण इस त्रिभुज में क्या हो गया ये कर्ण हो गया। इन सब में क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर और किसका होल स्क्वायर भाई लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब लगाने से हमने क्या संबंध निकाल लिया a और r, यानी कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या निकाल लिया एक संबंध निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया इस सब से क्या निकाल लिया कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या निकाल लिया संबंध निकाल लिया। इसके बाद संकुलन क्षमता का क्या फॉर्मूला था कि प्रति एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। इसमें कितने गोले हो गए भाई 4 ही तो गोले हो गए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सब में कि इसमें एफसीसी में कितने अवयवी कण या गोले उपस्थित होते हैं 4 होते हैं। तो 4 गोलों का आयतन 4 गुना 1 गोले का आयतन कितना हो गया 4 गुना 1 गोले का आयतन। तो 4 गोलों का आयतन तो ये हो गया, और बटा किससे भाग देनी है एकक कोष्टिका का आयतन से। किससे भाग देनी है एकक कोष्टिका के आयतन से। और एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है a क्यूब। ए क्यूब इसलिए होता है क्योंकि कोरों की लंबाई क्या है सब समान है। ठीक है, तो ए क्यूब रख दिया। यहाँ से हमने ए का मान कहाँ रख दिया, इसमें ए की जगह क्या रख दिया ये रख दिया। इसे क्या करा ए आर की पावर 3 अलग कर लिया और 8√8 की पावर 3 अलग कर लिया। आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट गया और इसे जैसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 74% इसका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है एफसीसी या सीसीपी में कितनी संकुलन क्षमता होती है 74। यानी कि कहने का मतलब है एकक कोष्टिका में जो हमारे 4 अवयवी कण हैं, इस एकक कोष्टिका में जो 4 अवयवी कण हैं वो केवल इस कोष्टिका का 74% ही घेरते हैं। 74% क्या करते हैं घेरते हैं। और कितना स्थान खाली रह जाता है भाई 100 में से अगर हम घटा दें तो कितना 6 और 2 26% स्थान क्या होता है खाली रह जाता है। ठीक है, तो 4 अवयवी कण जो इसमें पाए जाते हैं वे केवल इसका 100% का कितना घेरते हैं 74% ही इसे भर पाते हैं और 26% क्या रहता है रिक्त रह जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपना बीसीसी में। किसमें पढ़ेंगे बीसीसी में। बीसीसी में तो बीसीसी के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। बीसीसी इस प्रकार की एकक कोष्टिका होती है जिसमें कोनों पर अवयवी कण होते हैं और एक केंद्र में अवयवी कण होते हैं। ये तो हमने इस प्रकार से पढ़ी थी एकक कोष्टिका भाई, इस प्रकार से कि यहाँ पे एक अवयवी कण कोनों पर हो गया ये, और एक क्या रख दिया था सेंटर में। तो ये तो समझाने के तरीके से बताया था, लेकिन रियल में क्या होता है ये वाला गोला क्या करता है इन सभी गोलों को क्या करता है टच करता है। ठीक है, जैसे हमने 3 गोले दिखा दिए, एक कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये क्या है सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वही इसकी त्रिज्या कितनी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है 2r, इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी त्रिज्या कितनी है r। ठीक है, और कोर की लंबाई इस एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई हमने क्या मान ली a, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, और ये क्या है कर्ण है, तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है कर्ण। इसे क्या मान लिया हमने b मान लिया। ठीक है, इसे क्या मान लिया b, तो हमने इसे दे दिया a b c और क्या कर दिया d। ठीक है, तो हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं पहले, किस में देखते हैं इस वाले त्रिभुज में। किस में देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज में, कौन से में a b c में, त्रिभुज a b c में। तो हमें पता है ये कर्ण है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी का होल स्क्वायर और प्लस सी ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मान रखा है बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना है भाई ए प्लस ये कितना है ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2a स्क्वायर। ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसकी त्रिज्या, ये तुम्हें दिख रहा होगा त्रिज्या
ये त्रिज्या, इन गोलों की त्रिज्या और इसके बीच में, कोर के बीच में मुझे संबंध निकालना है। तो कोर के बीच में संबंध निकालने के लिए मुझे ये लाइन जरूर चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने क्या करा, पहले इसी को निकाल दिया। क्या करा, पहले इसी को निकाल लिया इस त्रिभुज की सहायता से। अब मुझे ये निकल गया बी, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं त्रिभुज लगा दूंगा ए डी बी में। क्या लगा दूंगा, त्रिभुज ए डी बी में। तो ए डी बी में क्या होगा, ये तो कर्ण ही है। कर्ण क्या है, ये तो निकाल लिया मैंने। अब इसमें लगा दो, किसमें, इस वाले में, ए डी बी में। ए डी बी में लगा दो, सूत्र क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। कितना लगा देंगे भाई, क्या लगा देंगे, ए डी का होल स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर जमा डी बी का होल स्क्वायर प्लस डी बी का और जमा किसका, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा भाई, हमने सबसे पहले क्या करा, हमें इस त्रिज्या, ये जो लाइन थी, इस लाइन में क्या निकालना था, ये लाइन त्रिज्या होगी, ये वाली लाइन, और इस लाइन में क्या निकालना था, कोर में क्या निकालना था, संबंध निकालना था। ये क्या है, कोर की लंबाई है ए, यहाँ से यहाँ तक की क्या लंबाई है ए, इसमें और इसमें संबंध निकालना था। तो मुझे ये लाइन चाहिए होगी, तो मैंने क्या करा, पहले इस लाइन को निकाल लिया इस त्रिभुज की सहायता से। इस त्रिभुज की सहायता से क्या करा, ये ए था, ये भी कोर की लंबाई है, ये भी कोर की लंबाई है ए, ये मैंने क्या मान लिया, कर्ण है, इन फलक के कोनों को मिला दिया। तो इसमें ए बी, इनमें सब में पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लिया, बी का मान निकाल दिया। अब मुझे बी का मान निकलेगा तो मैं क्या लगा दूंगा, इस वाले त्रिभुज में लगा दूंगा, ये वाला त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा। तो इस त्रिभुज से मैंने क्या करा, इसका होल स्क्वायर, ये कर्ण है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर जमा इसका होल स्क्वायर जमा इसका होल स्क्वायर, ये कर दिया। तो ये कितना है, 4r का होल स्क्वायर प्लस डी बी कितना है, डी बी ए स्क्वायर, और प्लस ये कितना है, ए बी कितना था, बी स्क्वायर। तो अब ये कितना आ गया भाई, 4 चौक 16 आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर कितना था, 2a, बी स्क्वायर का मान रख दें यहाँ पे, कितना आ गया 2a, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर और 16 आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 आर स्क्वायर बटा 3। कितना आ गया, 16 आर स्क्वायर बटा 3, और ए का मान यहाँ से निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 4r बटा √3। तो ये क्या निकल गया, ए और आर में क्या निकल गया, संबंध निकल गया। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये कई बार पूछ लेता है कि बीसीसी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई और गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ए बराबर होता है 4r बटा √3। अब हमें पता है संकुलन क्षमता निकालनी है हमें, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, ये वाला फॉर्मूला है, प्रति गोले द्वारा घेरा गया स्थान। तो ये बताइए कि जो हमारी बीसीसी एकक कोष्ठिका थी उसमें कितने अवयवी कण थे। तो हमें पता है कि भाई 8 तो कोनों पर रखे होते हैं और एक सेंटर में होता है। जो कोनों पर रखे हुए अवयवी कण है उनका केवल एक अवयवी कण काउंट होता है, और जो केंद्र में होता है उसका भी कितना होता है, 1। तो टोटल इसमें बीसीसी में कितने अवयवी कण होते हैं, 2 अवयवी कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 2 अवयवी कण। तो हमें पता है अवयवी कणों को हमने क्या ले रखा है, गोले। तो हमारे पास है 2 अवयवी कण और 1 अवयवी कण, यानी कि एक गोले का आयतन, अवयवी कण कहो चाहे गोला कहो, का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर और बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो क्या करना है, 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब और गुना 100 भी है भाई, आर क्यूब बटा ए क्यूब का ए का मान यहाँ से रख दो, कितना आ जाएगा, 4r बटा √3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब गुना 100। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 गुना 4/3 गुना पाई आर की पावर 3, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे हल करके 64 बटा √3 का होल क्यूब और आर क्यूब और गुना 100। तो यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। तो जैसे ही मैं इसे हल करूँगा, आगे आराम से हल कर लेना आप, तो कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा। कहने का मतलब है बीसीसी में जो 2 अवयवी कण पाए जाते हैं, टोटल 2 अवयवी कण पाए जाते हैं, वो इस एकक कोष्ठिका का केवल कितना घेरते हैं, 68% स्थान ही घेरते हैं। बाकी जो कितना बचा भाई, 100 में से घटा के 100 में से 68 घटा के कितना बचा, 32% स्थान क्या होता है, खाली रह जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कैसे करा हमने भाई, हमें पता है एक सेंटर में होता है अवयवी कण, यहाँ पे कॉर्नर पे रखे हुए हैं कॉर्नर पे। तो हमने क्या करा, इस लाइन यानी कि ये त्रिज्या, और हमें कोर की लंबाई में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, हमारा जो मेन काम होता है, हमें बस यही याद करना होता है कि हम कोर की लंबाई और किसी भी तरीके से उसकी त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में संबंध निकाल ले। तो कोर की लंबाई और त्रिज्या में मुझे संबंध निकालने के लिए क्या करना था भाई, मुझे ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मुझे ये
त्रिभुज ही यूज करना था। तो इस त्रिभुज में मुझे इसकी लाइन की जरूरत पड़ थी, तो इस लाइन की जरूरत पड़ने के लिए मैंने क्या करा, पहले इस लाइन को ही निकाल दिया। इसके सहायता से, इस वाले त्रिभुज की सहायता से क्या निकाल दिया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन तीन इस त्रिभुज की सहायता से क्या निकाल लिया, पहले b का मान निकाल लिया। अब b का मान हमारे पास कितना आ गया, 2a² आ गया। अब ये a है, ये 2a² है, ये 4r, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 4r। यहाँ से इस त्रिभुज में हमने यूज करके किसका निकाल लिया, a और r के बीच में क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया। जैसे ही हमारा a और r के बीच में संबंध निकला तो हमने क्या पढ़ा है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन। तो हमें पता है कि इस जो BCC एकक कोष्टिका होती है उसमें कितने पाए जाते हैं, 2 ही गोले पाए जाते हैं। तो कितने गोले पाए गए, 2, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 2 गोलों का आयतन कितना हो गया, 2 से गुणा कर दी। तो इसमें इस एकक कोष्टिका में कितने गोले थे, 2 गोले, 2 गोलों का आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, a³। तो a³ रख दिया, तो a इसे क्या कर दिया, भाग दे दिया। यहाँ से क्या करना है, बस a का मान यहाँ से निकाल के a का मान यहाँ रख दिया। यहाँ रखने पे क्या हुआ, r³ से r³ कट गया, और तो बचा क्या, ये सब कुछ हल करके कितना आ जाएगा, 68% आराम से इसका संकुलन क्षमता आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट बचा हमारा, वो बचा SC में। किसमें निकालना है, SC में संकुलन क्षमता में क्या करनी है, निकालनी है। तो हमारा संकुलन क्षमता निकालने का सबसे आसान तरीका है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना A और R में संबंध निकालना है। कहने का मतलब इन गोले की त्रिज्या और इसकी कोण की लंबाई में संबंध निकाल लो। संबंध निकालते ही बस इस फॉर्मूले में रख दो। हमें पता ही है कि FCC में कितने एटम होते हैं, 4, BCC में कितने एटम होते हैं, 2, और SC में कितने एटम होते हैं भाई, 1। बस सीधा सा इसका कितना हो जाएगा, अभी बताऊंगा इसका पूरा। तो यहाँ पहले इसमें देखो कि भाई ये कितना है, ये कोण की लंबाई है, कोण की लंबाई कितनी है, a, कोण की लंबाई कितनी है, a, ये तुम्हें दिखा रहे हैं कोण की लंबाई कितनी है, a, और ये कितनी त्रिज्या, r और r। तो हमें पता लग गया a बराबर कितना हो गया, 2r। तो कोण की लंबाई और त्रिज्या में संबंध निकल गया। अब क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला है कि भाई इस एकक कोष्टिका में कितने एटम है या गोले हैं, उनका आयतन इसमें कितना होता है, 1 होता है, और उसका आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। और उसे किससे भाग दे देना है, एकक कोष्टिका के आयतन से। एकक कोष्टिका के आयतन से भाग दे दी। एकक कोष्टिका के आयतन से भाग देने पे क्या हुआ, अब हमें क्या रखना, a का मान यहाँ रख दो। a का मान कितना है, 2r, और गुना 100 नहीं, गुना क्या करना है, 100, और 4/3 πr³। तो क्या करा, यहाँ से जब हल करोगे 4/3 πr³ बटा कितना आ जाएगा, 8r³ गुना 100। तो इससे से काट लेना, काटने के बाद कितना बचेगा, 4/3 पाई गुना 100 बटा 8, और इस सब को हल करके कितना आ जाएगा, इस सब को हल करके आ जाएगा भाई 52.4%। कितना आ जाएगा, 52.4%। तो कितना SC में कितनी संकुलन क्षमता आई, 52.4%। ठीक है, तो अब मैं इसका छोटा सा तरीका बता दूं तुम्हें किस तरीके से करना भाई। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बस हमें सबसे पहले हमें FCC, BCC और SC में क्या पता होना चाहिए, इनकी त्रिज्या और कोण की लंबाई में क्या पता होना चाहिए, संबंध इनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इनकी कोण की लंबाई के में हमें संबंध पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है FCC की त्रिज्या और कोण की लंबाई में क्या संबंध होता है, R बराबर होता है a/2√2। R बराबर ये तो होता है FCC की कोण की लंबाई और गोले की त्रिज्या में संबंध। इसमें क्या होता है, इसका जो संबंध होता है वो होता है R बराबर √3/4a। इसमें ये संबंध होता है। और इसमें तुमने पढ़ लिया a बराबर कितना होता है, 2r, चाहे r बराबर कह दो a/2। ये तुम्हें पता लग गया। इसमें कितने गोले होते हैं, 4, इसमें कितने होते हैं, 2, इसमें कितना होता है, 1। तो ये तुम्हें पता लग गया। अब हमें क्या करना, संकुलन क्षमता क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के लिए जैसे मैं क्या कर दूं, FCC के लिए निकाल लूं। FCC में कितने हैं, 4, तो 4 गोलों का आयतन 4/3 πr³ बटा a³ और गुना 100। अब मुझे निकालनी है किसमें संकुलन क्षमता, BCC में। तो BCC में कितने गोले होते हैं, 2 का 4/3 πr³ गुना 100 बटा a³। अब मुझे निकालनी है SC में। SC का क्या हो जाएगा, एक गोला होता है 4/3 πr³ बटा a³ और गुना 100। तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से R का मान रख दो, R का मान निकाल के रख दो, चाहे A का मान निकाल के रख दो। यदि मैं A का मान निकाल के रखूँ तो A बराबर कितना हो जाएगा,
2√2r, वो मान उठा के इसमें रख दो एक ही जगह और हल कर लो, कितना आ जाएगा 74%। इसी तरीके से यहाँ से क्या करो, a का मान कितना आ जाएगा 4r/√3 और a का मान क्या रख दो, यहाँ रख दो, हल कर लो 68% आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से a का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हल कर लो, कितना आ जाएगा 52.4%। तो ये संकुलन क्षमता इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी एकक कोष्ठिका की। ठीक है, तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे इसका घनत्व कि घनत्व क्या होता है। ठीक है।